तो हेलो एवरीवन, मणिकांत सर के एकलव्य प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लॉन्च वीडियो में डिस्कस किया था, इस प्रोग्राम में आपको फ्री में बहुत सारी काम की वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो आज मेरी पहली क्लास में मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्योत्तर काल में रिलीजन एंड कल्चर यानी धर्म और संस्कृति के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है बच्चों के लिए और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर रिलीजन से तो खासकर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मेरी आशा है कि ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत यूजफुल यानी उपयोगी होगा। और भी जो टॉपिक्स आप हमसे समझना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हम ऐसे ही एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स पे वीडियोस इस प्रोग्राम में लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आते हैं तो हमारे रिलीजन में फिर एक बहुत नोटेबल चर्न शुरू होता है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। तो पोस्ट मॉडर्न गुप्ता और पोस्ट गुप्ता में हम जो ऑब्जर्व करना है, हमें ये देखना है कि अभी तक जो हमारा रिलीजन है, पहले शुरू हुआ बहुत रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन से, फिर उसके अंदर मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल डायमेंशंस ऐड हुए क्योंकि वो ज्यादा रिजिड होता जा रहा था। लोगों ने उसको क्वेश्चन करना शुरू किया। उसी से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आए। हिंदुइज्म के अंदर भी हम लोग उपनिषदिक थॉट की तरफ ज्यादा बढ़े। वेदा से उपनिषद तक का हमने ट्रांजिशन देखा। लेकिन हम लोग जो लार्जली समझते हैं अपने आज का रिलीजन, आज हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, पॉपुलर रिलीजियस प्रैक्टिस, मंदिरों में मूर्ति पूजा, ये सब क्या वो कभी भी वैदिक रिलीजन से सिमिलर थी? मोस्टली नहीं, क्योंकि यज्ञ तो हम लोग बस स्पेशल ओकेजन्स पे करते हैं। हम लोग उतना ज्यादा, हमारे लिए वो सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है। जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन है, पुरानिक हिंदुइज्म, वो शेप होना शुरू होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड से। तो हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में नोटेबल चीजें यही नोटिस की थी कि आपका सेंट्रलाइज्ड एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है और नए सोशल ग्रुप्स आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट से नए सोशल ग्रुप्स आ रहे हैं। उसके बाद सिमिलरली आपका स्टेट एक्सपैंड कर रहा है नए एरियाज में, तो ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स आपकी सोसाइटी का हिस्सा बन रहा है। अगर उसका इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे आ रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे आ रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट पे आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके रिलीजन पे भी आएगा, क्योंकि आपका रिलीजन के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ता रहेगा। सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस होता है कि एक तरफ ग्रोइंग रिजिडिटी की वजह से जो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है वो तो बढ़ता ही रहेगा। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यू सोशल ग्रुप्स जो आ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन आर्यन एलिमेंट्स भी, चाहे वो ट्राइबल्स हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, तो असिमिलेशन ऑफ द आर्यंस, क्योंकि अभी तक का जो रिलीजन था वो मेन स्ट्रीम रिलीजन वैदिक आर्यंस ने ही एस्टैब्लिश किया था। असिमिलेशन ऑफ द आर्यंस एंड द नॉन आर्यंस इज लीडिंग टू न्यू एट्रीब्यूट्स। तो इस टाइम पे जो नया एट्रीब्यूट है, दोनों हम लोग का शायद इंटरैक्शन विद ट्राइबल सोसाइटी से आया। सबसे पहले तो है भक्ति या डिवोशनलिज्म। अभी अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे भक्ति मूवमेंट तो तमिलनाडु में 9th सेंचुरी में, मतलब 6th-7th सेंचुरी में आया था सबसे पहले, फिर मेडिवल पीरियड में आता है। और भक्ति की अगर हम बात करें तो एज अ फीलिंग, एज अ प्रैक्टिस, इट जस्ट मीन्स डिवोशन टू वंस गॉड, और डिवोशन टू अ सुपीरियर बीइंग और व्हाटएवर फोर्स दैट यू वर्शिप। इट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू डिवोशन ओनली। तो ये जो स्पिरिट है, ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहले साउथ इंडिया में ही पैदा हुई थी और कहने, यूजुअली माना जाता है कि ट्राइबल सोसाइटीज में जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है वो डिवोशन बेस्ड ज्यादा होता है। तो जैसे हम लोग अभी वैदिक ब्राह्मणिज्म में डिवोशन से ज्यादा इट वाज अ ट्रांजैक्शन, कि आप भगवान के साथ आपने एक स्पेसिफिक मतलब एक कैलकुलेशन रख लिया है कि किस यज्ञ में कितना चढ़ावा चढ़ाने से आपको क्या मिलेगा। वो रिचुअलिज्म हुआ। उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवोशनल एस्पेक्ट में उपनिषदा ये सब एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। और ब्राह्मणिज्म और जैन और बुद्धिज्म और जैनिज्म में तो भगवान
पे ही भरोसा नहीं है, उतना तो डिवोशन नहीं है। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्शन ऑल टुगेदर। लेकिन अब जो आपका हिंदू धर्म भी है, क्योंकि इतना रिजिड, अब बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने से हिंदुइज्म को भी तो चैलेंज मिला, वैदिक ब्राह्मणिज्म को भी। द रीजन दैट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन, मोर पॉपुलर देन वैदिक ब्राह्मणिज्म वाज कि एक तो वो कॉमन लोगों की भाषा में प्रीच करते थे, पाली एंड प्राकृत। उसके बाद वो कहानियों के थ्रू प्रीच करते थे, तो लोगों को सुनने में मजा आता था। और वैदिक ब्राह्मणिज्म में क्या था कि आप ज्ञान किसी और को बांट नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर संस्कृत टेक्स्ट हैं, वो भी बस अपर सवर्ण ग्रुप्स को ही राइट है एजुकेशन का, तो वही पढ़ के वही समझ सकते हैं उन टेक्स्ट को। तो नेचुरली नॉर्मल लोगों को तो राइट ही नहीं था एक्सेस करने का, तो उनके लिए वो रिलीजन कैसे कितना इंपॉर्टेंट था। तो जब उन्होंने देखा कि उनको पॉपुलर हेटेरोडॉक्स सेक्ट से इतना चैलेंज मिल रहा है, तो हिंदुइज्म ने भी अपने आप को रीडिफाइन करना शुरू किया। उन्होंने भी सोचा कि अब वो जो रिलीजन है वो नए सोशल ग्रुप्स, यानी जो ट्राइबल्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनके कांटेक्ट में आके और नए हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के उस टाइम पीरियड को देखते हुए उन्होंने कुछ नए एट्रीब्यूट्स अपने अंदर लाए। डिवोशन ओरिएंटेड ज्यादा हुआ उसके अंदर। फिर आप बोलते हो कि इसी टाइम पीरियड पे आप जो बोलते हैं पुरानिक हिंदुइज्म, इट इज बेस्ड ऑन पुरानास। पुरानास जो टेक्स्ट है वो वेदा से ऐसे डिफरेंट है कि आप वो देखोगे कि दे आर अबाउट द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड फॉर्मेशन। तो चाहे आप विष्णु पुराण, शिव पुराण, इन सब में कहानियां बताई हुई हैं आपके देवी देवताओं की। सो दे हैव ऑल्सो बिकम मोर अप्रोचेबल फॉर द नॉर्मल पीपल। पुरानास वर मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल, दे वर रिसाइटेड, they were supposed to be recited as stories। तो कहीं ना कहीं ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो चैलेंज दे रहा है वैदिक ब्राह्मणिज्म को, उसकी वजह से भी हो रहा है। और पहला एट्रीब्यूट तो भक्ति, डिवोशनलिज्म। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ श्राइन। तो आपने देखा होगा अभी तक, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी तक पढ़ते हुए नोटिस किया कि नहीं, आपके दिमाग में आई कि नहीं, कि अभी तक हम लोग ने रिलीजन की बात की है लेकिन कहीं पर आपने मेंशन करते हुए सुना है टेम्पल। बुद्धिज्म के टाइम पे भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने, अभी आप बात करते हो अशोक के टाइम पे, हमने देखा उसने इतने सारे पिलर्स इरेक्ट किए हैं, पर हम लोग इतना नहीं पढ़ते उन जगह पे कि कुछ स्तूपास के साथ एसोसिएटेड है अशोक, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं कि अच्छा स्तूप, अभी जब बुद्धिज्म की बात करते हो तो स्तूप, हिंदुइज्म की बात करते हो तो टेम्पल्स, लेकिन अभी तक तो हमने इन सब चीजों की कभी चर्चा ही नहीं की। तो इसका क्या मतलब है? इससे पहले जो रिलीजन था उसका जो सोच था, जो बिलीफ सिस्टम था, वो थोड़ा डिफरेंट था। तो वहां पर अभी तक आपने डीटी को ऐसे नहीं इमेजिन किया है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे रिसाइड करते हैं। लेकिन अगेन, क्योंकि ट्राइबल्स के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है, नए सोशल ग्रुप्स के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है, तो श्राइन इज बेसिकली अ होली प्लेस वेयर योर डीटी, वेयर योर डिवाइन पावर रिसाइड्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ श्राइन इमर्ज कर रहा है, यहीं से बाद में टेम्पल या वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो। ठीक है, तो ये आपके रिलीजन को उस टाइम पे रीडिफाइन कर रहा है। गुप्ता पीरियड तक जाता है तब यही जो पॉसिबिलिटी, तो इसी वजह से आप देखो, और अगर हम बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात करें तो अगेन, अगर हम थीस्टिक, और अब हम लोग देखेंगे कि हिंदुइज्म के लेवल पे हम एंटर कर रहे हैं पुरानिक हिंदुइज्म, है ना। पुरानिक हिंदुइज्म का मतलब है द वर्शिप दैट इज बेस्ड ऑन द पुरानास एज द सेंट्रल टेक्स्ट। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भगवानों की बात की गई है, री इनकारनेशन या सेवरली। तो जैसे आप वैष्णविज्म और शैविज्म या देवी पूजा, वैष्णविज्म, शैविज्म और देवी पूजा और गॉडेस वर्शिप, ये पुरानिक हिंदुइज्म का पार्ट है। दे flourished around 200 BCE onwards, 200 BC to 200 CE, and it keeps growing till the Gupta period, जब पुरानास एक्चुअली रिटर्न फॉर्म में ज्यादातर कंपाइल हुए। महाभारत, रामायण, भागवत गीता रिटर्न फॉर्म में, ये सब गुप्ता पीरियड तक जाते जाते कंपाइल हुए। लेकिन अब ये लोग, ये एज टेक्स्ट, जो आपका इतिहास, पुराना ट्रेडिशन है, वो इस टाइम से 200 BC to 200 CE अब इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके रिलीजन को डिफाइन करने के लिए। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, एक तो दे टॉक अबाउट आइकोनोग्राफिक
रिप्रेजेंट। आइकॉनोग्राफिक का मतलब अभी तक फिर हमने देखा था कि भगवान को किसी भी फॉर्म में हमने विजुअलाइज नहीं किया था। जब वैदिक रिलीजन में भी यज्ञ में आप भगवान की मूर्ति थोड़ी बैठाते हो, अब भगवान की मूर्ति उनको जैसे आइडल वर्शिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस भक्ति कॉन्सेप्ट ऑफ श्राइन, आइडल वर्शिप और आइकॉनोग्राफी, ये इस टाइम पीरियड पोस्ट मौर्य पीरियड से इंपॉर्टेंट होना शुरू होते हैं रिलीजन में। तो अब क्या है, आप भगवान को विजुअलाइज कर रहे हो। अब श्राइन है तो श्राइन में बैठने के लिए एक ह्यूमन फॉर्म में आपको एक इंसान चाहिए, तो अब आप उनको एट्रीब्यूट्स के साथ इमेजिन कर रहे हो। उसी साथ में आप री इनकारनेशन का क्या पर्पस है, क्योंकि अब आपके मेन स्ट्रीम रिलीजन में आप मल्टीपल बिलीफ सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे ट्राइबल गॉड्स जो है, जो कि आपके मेन स्ट्रीम रिलीजन से डिफरेंट है, आपको उन लोगों को भी अपने सोसाइटी के अंदर लाना है, तो आपको उनको कहीं ना कहीं कुछ ऑफर करना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए कि यू आर नॉट वेरी डिफरेंट। तो यूजुअली अब जैसे आपने देखा हो कि जो 10 अवतार का कॉन्सेप्ट है वैष्णविज्म में, उसमें व्हेन यू लुक एट origin of these deities like the tribals, like if you look at the Varaha avatar or the Boar avatar, so these were directly picked from the tribal customs and tribal religious practices. Similarly the Narsimha avatar, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको नॉन आर्यन एलिमेंट्स को असिमिलेट करने में आसानी हो रही है, इस वजह से आपका रिलीजन और डाइवर्स होता जा रहा है। और अब उसी के साथ हम लोग बोलते हैं श्राइन के अंदर जो वर्शिप है उससे एसोसिएट करते हो। ये जो रिलीजन है, पुरानिक हिंदुइज्म से ही हिंदुइज्म ज्यादा पॉपुलर होना शुरू होता है। वैदिक ब्राह्मणिज्म इज अ रिलेटिवली एलीट रिलीजन, पुरानिक हिंदुइज्म इज द popular aspect or the popular front of the religion that starts spreading from this period. और एक है कि बिलीफ सिस्टम्स में हिंदुइज्म में पुरानिक है, उसके बाद बुद्धिज्म में हमने पहले ही देखा है कि हीनयाना टू महायाना, और जैनिज्म में भी जो आपका दिगंबरास और श्वेतांबरास के बीच में जो स्कीज्म होता है वो सोलिडिफाई हो जाता है 400 AD में, जो आपकी वल्लभी में काउंसिल होती है। तो महायाना और हीनयाना के जो बीच का डिफरेंस है बुद्धिज्म में, वो भी ये है कि लेसर व्हीकल और मेजर व्हीकल के अलावा हीनयाना में क्या है कि यहाँ पे माना गया कि बुद्धा को एक ह्यूमन बीइंग माना गया है, ठीक है। उनका कभी भी आप देखोगे जो स्तूप आर्किटेक्चर भी था उस टाइम का, उसके अंदर बुद्धा का कोई रियल लाइफ मतलब बॉडीली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको हमेशा सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन बाद में आप जाके देखते हो कि बुद्धा को एक डिवाइन फिगर ही बना दिया, और साथ में कॉन्सेप्ट आ गया बोधिसत्वास का, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि बुद्धा वाज सपोज्ड टू बी अ ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड निर्वाणा, and then he started preaching his religion to the people, and his hope was other people will follow his path and be able to attain nirvana. So he was not God. अब लोगों ने धीरे धीरे उनको सुप्रीम गॉड की उपाधि दे दी और वो बोला कि नहीं, अब द गोल इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स टू रीच निर्वाणा, बट देयर आर intermediaries, people who will help others reach nirvana by staying in the cycle of sansar, or by staying in the cycle of birth and rebirth. एक तरीके से उन्होंने अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लोगों की तरह प्रेजेंट किया कि हमें दूसरों के निर्वाणा से मतलब है, हम अपना भी कर्म उनको ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो ये धरती छोड़ के ये जन्म की साइकिल छोड़ सके, और हम लोगों का काम ही है सिर्फ फंक्शन करना। तो एक तरह से गौतम बुद्ध हो गए सुप्रीम डिवाइन फिगर, बोधिसत्वास हो गए आपके, उन्होंने भी डेटी लाइक बाद में जाके मतलब डिवाइन फिगर्स ही हो गए, लेकिन एक तरीके से वो आपके गुरु या प्रीसेप्टर्स की तरह बन गए धर्म में। तो आपका जो ओरिजिनल कंसेप्शन था, जो पहले जिनको मिलता था निर्वाणा, उनको अरहत कहने लगे ये लोग, और बोधिसत्व अपने आप को अलग कहने लगे। वो जानबूझ के निर्वाणा अटेन करने की शक्ति रखते हुए भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें दूसरों की मदद करनी है। अब आइडियली ये जो डिफरेंस है, ये सब डिफरेंसेस ना इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी और पॉलिटी जो
एक्सपैंड कर रही है। नए सोशल ग्रुप्स तो आ रहे हैं, हमने देखा, चाहे लैंड ग्रांट्स हो चाहे एक्सपेंशन ऑफ स्टेट हो, नए नए सोशल ग्रुप्स आपकी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो नेचुरली रिलीजन में भी डाइवर्सिफिकेशन होगा। साथ में ट्रेड भी फ्लरिश कर रहा है इस टाइम पे, इकोनॉमिकली भी अग्रेरियन एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपके जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। और आपने देखा है कि जो पेट्रनेज आता है इन सारे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को, संघास को, स्तूपास को, वो ज्यादातर आता है आपके रिच मर्चेंट्स से। तो ये जो आपके रिच मर्चेंट्स हैं, उन लोगों को अब बेसिकली जो आपके बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनके बीच में हमेशा ये डिवीजन रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुद्धा the lay followers or the upasaks or the followers of Buddhism were supposed to denounce any material possessions. उनको wealth possess नहीं करना चाहिए था. That was supposed to be the rule. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ रहा है, एंटरप्राइज बढ़ रहा है, तो these people want that, they want to be able to claim some resources. तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए they are bringing in like more complex definition of things. वो अपने आप को एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप थोड़ा डिवाइन स्टेटस अज्यूम कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के लिए। तो जो आपका इसी वजह से आपके सेक्टेरियन चीजों में भी बहुत डिफरेंस, जो सेक्टेरियन डिफरेंस बोलते हैं, जो सेक्ट स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो महायाना के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंस, जैसे अब आपका मध्यम का और योगचारा, ये सारे जो स्कूल्स हैं ये आपके है महायाना बुद्धिज्म के अंदर। यहाँ पे हमने देखा था स्थविरवादिन, सर्वस्तिवादिन्स, और ये लोग बहुत छोटे छोटे चीजों पे डिफर करते हैं। मेन जो डिफरेंस है इनके बीच में कि जो शून्यता का जो है, कंप्लीट एम्प्टीनेस, शून्यता का जो डॉक्ट्रिन है वो महायाना बुद्धिज्म में योगचारा और मध्यमका से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये जो शून्यता है पहले के मॉन्क्स ने एसोसिएट की थी इंटरनली, इंटरनल विंग्स पे, और जो आपके लेटर डे आपके जो महायाना बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे उन्होंने एसोसिएट किया था इसको यूनिवर्स से ही, कि बेसिकली ये जो शून्यता है दिस इज शून्यता ऑफ रियलिटी, दिस इज द एम्प्टीनेस ऑफ रियलिटी। ठीक है, हाँ। अब अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड, इसी टाइम पीरियड में, अब इसमें रिलीजन में बस इतना फर्क आ रहा है कि ये सब जो पुराने हिंदुइज्म का प्रोसेस शुरू हुआ था वो और ज्यादा स्ट्रेंथन, और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। मतलब वैष्णविज्म और शैविज्म इंपॉर्टेंट सेक्ट्स की तरह ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग कपालिका, कालमुख सेक्ट्स अंदर शैविज्म, वैष्णविज्म के अंदर भी अलग अलग सेक्ट्स, और द एक तरीके से जो आपका देवी वर्शिप है, जो शक्ति कल्ट है, दैट इज ग्रोइंग। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं गुप्ता पीरियड को हमने जब पढ़ा था सोसाइटी में भी, तो हमने ब्राह्मणिकल रिवाइवल की तरह पढ़ा था, क्योंकि हमने देखा था कि संस्कृत लिटरेचर इज ग्रोइंग, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दे आर गिविंग लेजिटिमेसी टू द रूलर्स, सो नेचुरली इट इज अ रिवाइवल ऑफ वैदिक Brahmanicism also. आप temples देखोगे, Guptas were Vaishnav by their by their belief system. तो आप अगर देखोगे तो आपका जो फर्स्ट देवघर टेम्पल, उसके बाद आपका उदयगिरी केव्स, they were all constructed, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो आपका नागर है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में होता है शुरू, वो गुप्तास के अंडर ही होता है। तो दैट वाज अ पीरियड ऑफ ब्राह्मणिकल रिवाइवल, पुरानिक हिंदुइज्म बहुत ग्रो कर रहा है इस टाइम। ठीक है, और इसी वजह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो बुद्धिज्म में फर्दर, जैसे आपका महायाना स्कूल के बाद ही आपका महायाना का ही एक सब कैटेगरी और वज्रयाना स्कूल, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एंड ऑफ गुप्ता पीरियड से हम लोग तांत्रिज्म अगेन, ये भी आपका
ये जो प्रोसेस है असिमिलेशन ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन एलिमेंट्स, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टेट और सोसाइटी नए नए एरियाज में जा रही है। तो हमें भी पता है कि जितना लैंड ग्रांट बढ़ेंगे, जितना ज्यादा अग्रेरियन एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो ये प्रोसेस तो अर्ली मेडिवल तक बढ़ता ही जाएगा। तो इस वजह से ये डाइवर्सिटी आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी। तांत्रिज्म एक रिलीजियस प्रैक्टिस की तरह देखे तो वो एक प्योरली सुपर बिलीफ प्रैक्टिसेस का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर इट फोकसेस ऑन फीमेल एनर्जी मोर। सो इट इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटीज, प्री अग्रेरियन सोसाइटीज, जो कि एनर्जी से कंसर्न्ड है, सुपरस्टिशियस बिलीफ रिचुअल से कंसर्न्ड है। और वो कोई स्ट्रिक्टली डिफाइंड गॉड्स या गॉडेसेस में नहीं, वो मतलब उनके अलग अलग आइकोनोग्राफिक डिपिक्शन की पूजा करते हैं, उनके अपने अलग कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं, वो अलग तरह के राइट्स बनाते हैं। बेसिकली सेक्सुअल राइट्स एंड फेमिनिन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिलीफ प्रैक्टिसेस। अगर इसको एक नटशेल में समझना हो तो आप ऐसे समझोगे कि बेसिकली जो भी आपके प्रॉपर रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस नहीं, एक तरह का सेट ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, और ये जो कि लूजली डिफाइंड रिलीजियस प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज रिलीजन की तरह प्रैक्टिस नहीं होता था। अलग अलग ग्रुप्स जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे वो इस तरह के बिलीफ सिस्टम से मानते थे, जैसा हमने समझा है। तो अब तांत्रिज्म जो है वो हिंदुइज्म को भी इंपैक्ट कर रहा है, वो बुद्धिज्म को भी इंपैक्ट कर रहा है, जो हम वज्रयाना स्कूल में हम ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली अर्ली मेडिवल में जाएंगे तो इसी चीज से निकल के आएगा, इसी से इंस्पायर्ड आपका जब हिंदुइज्म और तांत्रिज्म मिक्स होगा तो हम देखेंगे कि आपका नाथ पंथी सेक्ट, जो कि मत्स्येंद्र नाथ से कनेक्टेड है, ये भी आपका हिंदुइज्म प्लस तांत्रिज्म के एक तरह से इंटरैक्शन से। इस टाइम पे कोई भी रिजिडली डिफाइंड रिलीजियस ऑर्डर नहीं है, सब आपस में इंटरमिंगल कर रहे हैं, सब आपस में मर्ज कर रहे हैं। पर पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आते आते हम सबसे ज्यादा जो देखेंगे वो है इमर्जेंस ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। तो इमर्जेंस ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, अब हमने पहले ही देखा था कि भक्ति एज अ डिवोशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तो नॉर्थ पहले ही पुराने हिंदुइज्म के टाइम से ही आ गया है, लेकिन साउथ इंडिया में हमने संगम पीरियड में देखा था कि दे हैड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एथिक वेयर दे वर डिवोटेड, लाइक वॉरियर एथिक एंड मतलब लव एंड वॉरियर एथिक वर टू वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ संगम कल्चर। तो ये लव का एक पार्ट था, द फीलिंग ऑफ डिवोशन और अनबू, ठीक है। और जैसे जैसे अब आर्यन सिविलाइजेशन एक्सपैंड करी, हमने देखा था कि पोस्ट मौर्य पीरियड में वो साउथ इंडिया में भी वही सोशल प्रैक्टिसेस, बिलीफ प्रैक्टिसेस धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं। रिलीजन के मामले में वैदिक ब्राह्मणिज्म तो पहले ही पहुंच चुका है, संगम पीरियड में भी है, क्योंकि हमने देखा है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऋषि अगस्त्य का रेफरेंस है जिन्होंने विंध्यास को क्रॉस किया था। तो वी नो दैट North Indian Vedic Brahmanical people were aware with the South Indian societies. तो अब क्या हो रहा है कि इस टाइम पीरियड में जैसे अगेन अग्रेरियन सेटल्ड कम्युनिटी साउथ इंडिया में भी बढ़ रही है। संगम पीरियड तक अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन उतना ज्यादा नहीं होता जितना पोस्ट गुप्ता पल्लवा पीरियड में होने लगा था, क्योंकि स्टेट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल हो गया था पल्लवा स्टेट। और संगम पीरियड में अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड बेस्ड एक्टिविटी वाज द मेजर सोर्स ऑफ द स्टेट्स इनकम। तो अभी इस वजह से जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है उस वजह से उनका रिलीजन का नेचर भी चेंज हो रहा है। अब उनकी सोसाइटी के लिए ज्यादा सूटेड है, दैट इज मोर डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप। भक्ति में हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर हम भक्ति का बात करें, भक्ति सेक्ट का अगर हम बात करें तो वो डिवोशन प्लस पुरानिक हिंदुइज्म। तो अब वैष्णव और शैविज्म, जो पुरानिक हिंदुइज्म में ऑलरेडी डिवोशन का भाव आ रहा है, मूर्ति पूजन सब आ रहा है, अब वो इमेंस डिवोशन जब कंबाइन हो गया साउथ इंडिया में तो उसने भक्ति का फॉर्म ले लिया। क्योंकि आपने देखा था वैष्णव में अलवर और उसके बाद शैव में नायनार, अलवर एंड नायनार। तो
अगर अब हम बात करें तो नायनार में नालायरा दिव्य प्रबंधम, अलवर में तेवरम, तो ये सारे जो कॉम्पोजिशंस थे वो बेसिकली उन्होंने तमिल में डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे। और अब यहाँ पे आंडाल, अप्पार, संबंदर, सुंदरार, और फिर नायनार में कराईकल अमयार, ये सारे नेम ऑफ इम्पोर्टेंट मॉन्ग्स है जो आपको आपके मटेरियल में भी मिलेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि इन्होंने जैसे बेसिकली ये जो डिवोशन का सेंस है कंबाइंड विद पुरानिक हिंदुइज्म रीच्ड इट्स जीनिथ इन साउथ इंडिया, जहाँ पे नायनार और अलवर दे इमर्ज्ड एज टू सिग्निफिकेंट ग्रुप्स। वही टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भी जो पेट्रनेज है वो इन्हीं दोनों स्कूल्स के आसपास बटा हुआ है। और हमने ये भी देखा है कि बेसिकली उनके जो डिवोशनल हिम्स है वो भी इन्हीं डेटीज के आसपास कंपोज्ड है। और इसी वजह से ये तो था आपका डेवलपमेंट ऑफ भक्तिज्म साउथ इंडिया में। अर्ली मेडिवल पीरियड में एक और चीज हो रही है कि भक्तिज्म ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि ये जो रिलीजन था साउथ इंडियन भक्तिज्म ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि जो सेंट्स थे वो कई बार वो विमेन भी हो सकती थी, लोअर कास्ट भी हो सकते थे, और टेम्पल्स में उनकी इमेजेस रख के पूजा जाता था उन्हें। उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी इगैलिटेरियनिज्म थोड़ा ज्यादा था। लेकिन इस टाइम पे फिर हिंदुइज्म या वैदिक ब्राह्मणिज्म अपने आप को रीडिफाइन हो कि भक्तिज्म तो पॉपुलर एस्पेक्ट हुआ ना, वही पुराने हिंदुइज्म में और भक्ति मिलती गई तो भक्तिज्म बन गया। अब वैदिक ब्राह्मणिज्म हमने देखा जो उपनिषदिक नॉलेज अभी तक ट्रैवल कर रही है उसका भी एक आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है वेदांता का जो आइडिया है, जो साउथ इंडिया में शंकराचार्य फिर बाद में रामानुजाचार्य, शंकराचार्य अराउंड 9th सेंचुरी और रामानुजाचार्य अराउंड 11th सेंचुरी। तो अब वेदांता समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि जैसे आपका जो पुरानिक हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म है वो गुप्ता पीरियड में जो इंपॉर्टेंट हो रहा है, वहां पर हम लोगों को जो समझने की जरूरत है, जैसे ये सारे डायग्राम्स को आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोगों को बस अपने इसमें ये अपना मटेरियल ही रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। गुप्ता पीरियड में हमने देखा कि पुरानिक हिंदुइज्म बढ़ रहा है, तो वैदिक ब्राह्मणिज्म में हमने देखा क्योंकि जो टेक्स्ट है धर्मशास्त्र लिटरेचर तो अभी भी कंपोज हो रहा है, तो वैदिक नॉलेज सिस्टम अभी जो आपने देखा इंडिया के फिलॉसफी जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं वो सोलिडिफाई हुई है गुप्ता पीरियड तक जाते जाते। तो दो इंपॉर्टेंट स्कूल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, आस्तिका एंड नास्तिका। नास्तिका हम देख चुके हैं, जैसे चारवाक, लोकायात इज अ नास्तिका स्कूल, अजीविकास, बुद्धिज्म, ये सब आस्तिक का मतलब आप हिंदी से भी लगा सकते हैं बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये जो चीज है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो आस्तिका स्कूल है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वेदास को सोर्स माना गया है, इसी को वैदिक लिटरेचर वेदास फिर धर्म वेदास को सोर्स मान के बोला गया है कि फिलॉसफी का क्या मतलब है। फिलॉसफी का मतलब है कि नेचर ऑफ यूनिवर्स क्या है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ, दैट वाज द फोकस ऑफ फिलॉसफी। तो आस्तिक ये, क्योंकि आस्तिक स्कूल के अंदर जो 6 स्कूल्स हैं आते हैं वो सब वेदास से इंस्पायर्ड है, कि वो वेदास के ट्रूथ को मानते हैं, वैदिक ब्राह्मणिकल ऑर्डर में है। ये सब वैदिक ब्राह्मणिकल ऑर्डर में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, लेकिन वेद तो मानते हैं। अब उसी के अंदर इनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। तो आप लोगों को ये जो 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बहुत ज्यादा, हमें बस मिनिमम बेसिक। तो 6th सेंचुरी बेसिकली ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे लोग एक टेबल पे आके बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम लोग 6 अलग अलग सब क्लासिफिकेशंस बनाते हैं फिलॉसफी के। उन्होंने डिसाइड किया कि देखो हम मतलब बेसिकली ये जो सारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कॉलर्स ये सब लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग चीजें लिख रहे हैं
वो विद टाइम लोग पढ़ के उन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये अपना अपना एक अलग सिस्टम बनता जा रहा है। तो जब शुरुआत में वेदास की शुरुआत, इसी बेसिस पे हम लोग ने इनको 3 मेजर डिवीजन में बांटा है, ठीक है। तो अब न्याय वैशेषिका भाई बहन, मीमांस वेदांत, उत्तर मीमांस पूर्व मीमांस, यानी मीमांस और वेदांत भाई बहन, और संख्या योग्य भी, संख्या और योग भी एक कैटेगरी, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि अगर मैं, बेसिक बात ये है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूनिवर्स। तो फिलॉसफी का पॉइंट है कि ये जो इंक्वायरी कि व्हाट इज यूनिवर्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, हाउ डू यू अचीव, हाउ टू अचीव सैल्वेशन, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये जो तीनों सब कैटेगरीज हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से आंसर करने की कोशिश की। एक ने यूज किया है लॉजिक, जिसको हम कहते हैं न्याय और वैशेषिक। तो न्याय और वैशेषिका में, अब जैसे वैशेषिका पूछता है कि व्हाट इज द यूनिवर्स मेड ऑफ, और न्याय पूछता है कि हाउ डू यू नो व्हाट इज द ट्रूथ। मतलब आप कैसे मानते हो कि जो चीज को आप अभी देख रहे हो, क्या देखना, परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, क्या टच करना, उसका एग्जिस्टेंस इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ, इस क्वेश्चन को पूछते हैं न्याय। वैशेषिका इसी मेथड को यूज करके पूछता है कि फिर यूनिवर्स किस चीज से बना है। जैसे वो लॉजिकल चीजें पूछ रहे हैं कि यूनिवर्स के पीछे का, तो जैसे कि वैशेषिका को हम लोग इसलिए एटॉमिक स्कूल भी कहते हैं कि ये एटम्स की सारे मटेरियल से यूनिवर्स बना है, ये यहां से ये कंसेप्शन आया। सिमिलरली अगर अब हम बात करें इसकी, दूसरा स्कूल जो है वो बोलता है कि इट इज बेसिकली अबाउट सोल एंड स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, जिसको हम लोग योग और संख्या। तो इसका क्या मतलब है, अब ये जो पर्टिकुलर स्कूल है ये बात करता है कि संख्या थ्योरी है और योग प्रैक्टिकल है। संख्या क्या बात करता है कि देखो, जो हम सबको लगता है कि जो हम फील कर रहे हैं, हमारा शरीर ही हम है, लेकिन वो बोलता है नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, पुरुष को वो दो, रियलिटी को वो दो पार्ट में स्प्लिट करता है, नेचर ऑफ रियलिटी को ही क्वेश्चन कर रहा है ये बेसिकली, कि एक है जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, जो बेसिकली हमारा मटेरियल बॉडी है, वो है एक चीज, और जो हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ है, जो हमारा सोल है, वो है दूसरा चीज, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपका जो संख्या मानता है कि आपका सोल आपकी बॉडी से डिफरेंट है, यू आर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रेल्म। और योग बेसिकली क्या है, योगा जिसको हम लोग कहते हैं, जो इसका ये इसलिए पतंजलि से इसको एसोसिएट करता है, क्योंकि योग यही बोलता है कि फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच में ब्रिज कैसे करें अपने आप को, अपने सोल और स्पिरिट के करीब कैसे जाए। तो उसी के लिए जो उसने आसन्स डिस्क्राइब किए हैं, जो सोल्यूशंस डिस्क्राइब किए, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच टू मर्ज सोल विद बॉडी। और लास्ट में आता है आपका हाउ टू अचीव सैल्वेशन, जो कि आपका मीमांस या उत्तर मीमांस और वेदांत। अब वेदांत को ही पूर्व, क्योंकि ये डायरेक्टली इसका कॉन्टिन्यूएशन है, इसको आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह समझ सकते हो। क्यों वेदांत इसलिए बोलते हो कि यहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है, ये बेस्ड है आपकी उपनिषदिक नॉलेज पे, ठीक है। तो अब मीमांस का मतलब ये जो ये है हाउ टू अचीव सैल्वेशन, जो पहले वेदास के बेसिस पे, क्योंकि वेदास वर बेस्ड ऑन नॉलेज, तो ये स्कूल मानता है नॉलेज के बेस पे, नॉलेज मतलब वेदास का, नॉलेज ऑफ द वेदास के बेस पे आपको मिलेगा इन
सैल्वेशन। तो ये जो सैल्वेशन, बेसिकली ये तीनों चीजें एक तरह से सैल्वेशन के करीब जाने की ही कोशिश है। अब ये मानते, मीमांस मानता है कि जो सैल्वेशन है वो मिलेगा जब आप बेसिकली आपके पास एक रूल्स है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वेदास, रिचुअल, फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ वेदास। जैसे एक तरीके से ये मान रहा है कि देखो ये सेट रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, इस तरीके से काम करो, इनको फॉलो करो और आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली आपको जो सैल्वेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, इट इज कंटेन्ड विद इन द वेदास, यू जस्ट फॉलो, यू फॉलो दोज रूल्स ऑफ वर्शिप एंड देन यू विल फाइंड द आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर। और वेदांत जो है वो बोलता है कि नहीं, ये जो सैल्वेशन है वो ब्रह्मांड और आत्मा के मिलन से मिलता है। कि बेसिकली वंस द सोल, योर सोल मर्जेस विद द यूनिवर्सल सोल दैट इज गॉड, जो कि उपनिषदिक फिलॉसफी का पॉइंट है, इंक्वायरी वहीं से शुरू हुई थी, वही है सोर्स ऑफ सैल्वेशन। अब इंटरेस्टिंग यहीं पर है, तो इस वेदांत से ही हमने बोला ना भी 9th 11th सेंचुरी में जो शंकराचार्य, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है मठास के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनके पास रामानुजाचार्य है, वो इस वेदांत की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि देखो ब्रह्मांड और आत्मा का मिलन कैसे होगा, नॉलेज से, पढ़ने से, वैदिक स्क्रिप्चर्स और उपनिषदास की नॉलेज से। और रामानुजाचार्य इसीलिए बहुत डिफरेंट है और उनको हम इसीलिए बोलते हैं कि वो भक्ति को नॉर्थ इंडिया लेके आए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ब्रह्मांड और आत्मा का मिलन होगा डिवोशन से, भक्ति से। तो इस वजह से वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट बन गए आपके भक्ति फिलॉसफी के, हिंदुइज्म के। और 9th 11th भक्तिज्म, इसलिए आप ये दो स्टैंड देखते हैं कि एक तो पॉपुलर भक्ति मूवमेंट है साउथ इंडिया का, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि रामानुजाचार्य और शंकराचार्य, इस तरीके से आचार्य ट्रेडिशन, जो आचार्य ट्रेडिशन है वो वेदास, वो वेदांत, वो मतलब आपके वेदास और वैदिक ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पर ही बेस्ड है, और जो आपका भक्तिज्म है वो दूसरे टेक्स्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो आज अब आप लोगों को, हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली है। आप लोगों को जो अब नोट्स में पढ़ना है वो आपको ज्यादा मतलब आपको जो दिया हुआ है मटेरियल वो पढ़ना है, क्योंकि टेस्ट उसके बेसिस पर ही होगा, उसके और क्लास के बेसिस पे। यहाँ से आप मटेरियल समझ जाएंगे पूरी तरीके से, और उसके अंदर अब जो छोटी छोटी चीजें भी दी हुई हैं वो आप पहली बार जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, लेकिन लाइक वी हैव डिस्कस्ड, बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वोकैब्युलरी, स्पेशली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ सेक्ट्स, चाहे वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, पुरानिक हिंदुइज्म हो, उनको नोटिस करना है बहुत ज्यादा। बिलीफ सिस्टम में अब देखिए, आप डॉक्ट्रिन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं और भी कुछ उसके अंदर मिलता है, तो अब वो आपकी रिवीजन की क्वालिटी के लिए अलग चीज है, लेकिन डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस पे उतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये भी समझाने का एकदम बारीकी में नहीं जाना है, कि ये नहीं पूछेगा कि बारीक डिफरेंस बिटवीन मीमांस और उत्तर मीमांस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वैसे भी आप ये आस्तिक और नास्तिक के बीच का डिफरेंस समझना, फिर आस्तिक स्कूल में जो इनका प्रकार, मतलब जो बेसिक ये है, इसको समझना, यही करना आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब PYQs डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना काफी है। आई होप दैट यू गाइज रिवाइज प्रॉपरली एंड आर सॉल्विंग योर टेस्ट, रिवाइज द मटेरियल दैट was sent on the group today, and that is what the test will be based on. I will see you guys in the next class. Thank you. Dear students, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।